Hello everyone, hope all of you are fine. Welcome to LIMS, Leiden Institute of Management and Sciences. I am Sundar Khan, your lecturer for the course of short story. This is our 13th lecture. करेंगे अरबी। ठीक है, तो जेम्स जॉयस के बारे में पहले रीड कर लेते हैं। जेम्स जॉयस क्या है? जेम्स का अगर हम असली नाम देखें यानी कि कंप्लीट नाम अगर हम इनका देखें तो इनका कंप्लीट नाम है जेम्स ऑगस्टिन अलोयसियस जॉयस, यानी कि जेम्स ऑगस्टिन अलोयसियस जॉयस जो है वो जेम्स जॉयस का कंप्लीट नेम है। शॉर्ट करके इनको जेम्स जॉयस कहा जाता है। अगर बर्थ की बात करें तो इनकी बर्थ हुई थी 1882 में डबलिन में, यानी कि जगह डबलिन थी और बर्थ इनकी हुई थी 1882 में। डेथ की अगर हम बात करें तो 1941 में इनकी जो है वो डेथ हुई थी। ये जो हैं 20th सेंचुरी के मोस्ट फेमस या मोस्ट पॉपुलर राइटर जो हैं वो कंसीडर किए जाते हैं जेम्स जॉयस। ठीक है, वही मैं बता चुकी हूँ कि डबलिन में 1882 में इनकी बर्थ हुई थी। ये थे ओल्डेस्ट थे 10 सर्वाइविंग चिल्ड्रंस के। ठीक है ना, यानी कि ये ओल्डेस्ट थे 10 सर्वाइविंग चिल्ड्रंस के, यानी कि 10 बच्चे थे और उनमें ये जो थे ये ओल्डेस्ट थे। जॉयस के जो फादर थे और उनके जो पैटर्नल ग्रैंडफादर थे वो दोनों की जो शादी हुई थी वो बहुत ज़्यादा वेल्दी यानी कि रिच फैमिलीज़ में हुई थी, यानी कि उनके फादर की और उनके जो ग्रैंडफादर है वो दोनों की जो शादियाँ हुई थी वो बहुत ज़्यादा रिच फैमिली में हुई थी, जिसकी वजह से जेम्स जॉयस जो हैं वो रिच होंगे। ठीक है ना, कंसीडर रिच किए जाएंगे जब इनके पास उनकी जो मदर या उनकी जो ग्रैंड मदर है उनके पास अगर जो वेल्थ होगी तो वो उन तक भी तो आएगी। तो जॉयस वॉज अटैक्ड बाय अ डॉग। जब जॉयस छोटे थे, यंग थे, तो उस टाइम उनको एक डॉग ने अटैक किया था, जिसकी वजह से उन्हें जो है वो कैनाइन फोबिया हो गया था। कैनाइन का मतलब होता है वो जो आप लोगों के जो आपको टीथ्स आपके जो होते हैं, जो नोकदार टीथ होते हैं ना, उनको कहते हैं, यानी कि जो नोकदार आपके दांत होते हैं साइडों पे होते हैं, इन्हें कैनाइन्स कहते हैं। तो डॉग के तो कैनाइन्स ही थे, तो इनको कैनाइन फोबिया हो गया था और ये सारी ज़िंदगी के लिए इनके साथ रहा। लाइफ लॉन्ग का मतलब है सारी ज़िंदगी के लिए इनको जो है कैनाइन फोबिया हो गया था और ये डरते थे। इसके अलावा अगर हम कैनाइन फोबिया को छोड़ें तो दूसरी जो चीज़ जिससे जॉयस जो हैं वो डरते थे वो था फेयर ऑफ थंडर स्टॉर्म्स, मीन्स के तूफान, आंधी, बादल, बिजली का चमकना, गरजना, इन तमाम चीज़ों से भी जेम्स जॉयस जो हैं वो डरते थे, घबराते थे। फेयर मतलब उनसे खौफज़दा थे। एंड वर्क्स की बात करें तो विच हिज डीपली रिलीजियस आंट हैड डिस्क्राइब टू हिम एज बीइंग द साइन ऑफ गॉड्स रात। अच्छा, ये जो थंडर से ये घबराते थे ना, कैनाइन फोबिया, तो इनको इसलिए पता लगा, इनको खौफ हुआ उससे क्योंकि इनको डॉग ने बाइट किया था, तो उसकी वजह से इनको कैनाइन फोबिया हो गया। लेकिन थंडर स्टॉर्म से क्यों डरते थे? इसलिए डरते थे कि इनकी जो सी आंट थी वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस थी। तो जिस तरह अक्सर बच्चों को आप लोग कह देते हैं कोई बात के नहीं, अगर आप ये करोगे तो अल्लाह ताला आपको गुनाह देगा, अल्लाह ताला आपको सजा देगा, इसी तरह इनकी आंट जो थी वो बहुत रिलीजियस थी, मतलब कि रिलीजन के और गॉड के बहुत ज़्यादा करीब थी। और इसी वजह से जब ये छोटे थे तो उन्होंने इनको किसी बात पर या किसी मौके पर कहा होगा कि ये जो थंडर स्टॉर्म है ये गॉड के रात यानी कि गॉड के गुस्से की निशानी है, जिसकी वजह से जेम्स जॉयस जो हैं वो उससे डरने लग गए थे। इन्होंने जो है वो एनरोल किया था एट द रिसेंटली इस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन इन 1898, यानी कि यूनिवर्सिटी कॉलेज जो था वो डबलिन में 1898 में इन्होंने वहाँ पर जो है इनरोल किया था, यानी कि एडमिशन लिया था। ही स्टडीड मॉडर्न लैंग्वेजेस, स्पेसिफिकली इंग्लिश, फ्रेंच, इटालियन एंड आयरिश नॉवेलिस्ट्स, यानी कि जो चीज़ें इन्होंने पढ़ी थी वो कौन कौन सी थी? इन्होंने इंग्लिश, फ्रेंच और इटालियन लैंग्वेजेस पे फोकस किया था और आयरिश नॉवेलिस्ट थे। जॉयस तो थे ये आयरिश नॉवेलिस्ट कंसीडर किए जाते हैं और नॉवेलिस्ट के साथ साथ शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोएट, टीचर एंड लिटरेरी क्रिटिक थे जेम्स जॉयस। ठीक है, आयरिश इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बिलोंग करते थे या ये पैदा जब हुए थे तो ये आयरलैंड में पैदा हुए थे। ठीक है ना, यानी डबलिन आयरलैंड में ये पैदा हुए थे, इसलिए इनको, और ये क्योंकि आयरलैंड से बिलोंग करते थे तो इसलिए इन्हें आयरिश नॉवेलिस्ट कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि जेम्स जॉयस जो थे वो कौन थे, मतलब आयरिश थे या कि फिर जो है वो ब्रिटिश थे या अमेरिकन थे? तो आप याद रखेंगे कि ये आयरलैंड में पैदा हुए थे, इसलिए ये आयरिश नॉवेलिस्ट थे। और इनकी जो डेथ हुई थी वो, यानी कि इनकी डेथ हुई थी स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है ना, आर्टिकल
Ibsen's new drama, his first published work was published in 900। अच्छा, इनका जो आर्टिकल था इब्सन्स न्यू ड्रामा, हेनरी इब्सन है वो भी बहुत जो है वो रिनाउंड आप कह सकते हैं ड्रामाटिस्ट हैं। तो हेनरी इब्सन्स के इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जेम्स जॉयस ने जिसका नाम था इब्सन्स न्यू ड्रामा, ठीक है। तो इनका जो वो आर्टिकल था वो पब्लिश हुआ था 1900 में। ग्रेजुएशन इनकी कंप्लीट हुई थी 1903 में, और फिर उसके बाद वो पेरिस चले गए थे स्टडी ऑफ मेडिसिन के लिए, और वहाँ पे जाके इनको बहुत ज़्यादा मतलब नाम मिला। क्योंकि इनकी जो एक्सपेरिमेंटल यूज़ ऑफ लैंग्वेज था इन वर्क, उस वजह से, यानी कि ये आयरिश चले गए थे स्टडी ऑफ मेडिसिन के लिए, और उसके बाद इनको बहुत ज़्यादा जो नाम मिला वो इसलिए मिला था क्योंकि इनका जो यूज़ ऑफ लैंग्वेज था, जो इनका स्टाइल ऑफ यूजिंग लैंग्वेज था वो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल था, डिफरेंट था, ट्रेडिशनल नहीं था बिल्कुल। वो न्यू एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे, डिफरेंट चीज़ों को, वर्ड्स को, लैंग्वेजेस को मिलाकर डिफरेंट स्टाइल से उन्हें किस तरह यूज़ करना है, इस तरह से वो एक्सपेरिमेंट करते थे। इसीलिए उन्हें एक्सपेरिमेंटल यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन वर्क्स कहा जाता था कि वो करते हैं एक्सपेरिमेंट्स विद द यूज़ ऑफ लैंग्वेज। He studied at the University College of Dublin. He grew up as a rebel between rebels। अच्छा, क्योंकि ये आयरलैंड में पैदा हुए थे तो ये जो हैं ये एज अ रिबेल, यानी कि आप कह सकते हैं कि बागी जो हैं, ये बागियों के दरमियान जो हैं वो बड़े हुए, जवान हुए, तो ये जो है बागी ही बन गए थे। इनका जो सोच था वो बागियों वाली ही थी। और इनका पर्पस क्या था? इनका पर्पस था कि ये फ्री करवाएंगे आयरलैंड को फ्रॉम इंग्लिश से, यानी कि उस टाइम आयरलैंड के ऊपर जो है वो इंग्लिश की या ब्रिटिश लोगों की जो है वो हुक्मरानी थी। तो ये जो थे वो बागी थे। फॉर एग्जांपल, अब कश्मीर में कोई बच्चा अगर पैदा होता है तो आप उसे बागी कहो, क्योंकि वो अपने आप को इंडिया से जो है वो या भारत से जो है वो आज़ाद करवाना चाहता है। तो इसी तरह इनकी भी यही सोच थी कि ये आयरलैंड में पैदा हुए थे और ये अपने जो है वो इलाके को, अपनी कंट्री को जो है वो आज़ाद करवाना चाहते थे फ्रॉम द इंग्लिश। He saw himself as a European man, और वो अपने आप को एज अ यूरोपियन मैन जो है वो देखते थे। ओके, फिर जब उनको पता चलता है, यानी कि जेम्स जॉयस को जब ये पता चलता है कि उनकी मदर को कैंसर हो गया, यानी कि वो डायग्नोस होती हैं कैंसर से, तो फिर वो वापस आते हैं आयरलैंड में कुछ माह के बाद, ठीक है ना। और होता क्या है कि उनकी मदर जो है वो पास हो जाती हैं, मीन्स के मर जाती हैं, डेथ हो जाती है उनकी। पहले वो कोमा में जाती हैं और देन उनकी डेथ हो जाती है अगस्त 13 को, ठीक है। और यही वो ईयर था, यानी कि यही वो साल था जिस साल में उनकी मदर की डेथ होती है। उसी साल जेम्स जॉयस जो हैं वो नोरा बर्नेकल से जो है उनकी मुलाकात होती है, जो कि एक यंग वोमेन होती हैं, और वो एज अ चैम्बर मेड जो है वो एट फिन्स होटल इन डबलिन जो है वो काम कर रही होती हैं, यानी एज अ चैम्बर मेड। चैम्बर मेड का मतलब होता है कि आप कह सकते हैं मेड, तो आप देखें ना, मेड होता है काम करने वाली है, नौकर जिससे आप कहते हैं। तो चैम्बर मेड, चैम्बर आप लोग बेडरूम्स को, पहले ज़माने में बेडरूम्स को कहा जाता था चैम्बर। तो होटल में जो रूम्स होते थे उनमें उनको बेडरूम्स को और जो वॉशरूम्स होते थे उनको क्लीन करती थी नोरा बर्नेकल, और ये फिन्स होटल डबलिन में ये काम करती थी। और इनकी जेम्स जॉयस के साथ मुलाकात उसी साल हुई थी जिस साल जेम्स जॉयस की मदर की डेथ हुई थी। और ये वही नोरा बर्नेकल हैं जिनके साथ जेम्स जॉयस जो हैं वो लव में फेल इन लव, और यानी कि एक दूसरे के साथ इनकी जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, फीलिंग्स हो जाती है। जून 1904 में ये शादी कर लेते हैं और 2 इनके बच्चे होते हैं, जॉर्जियो एंड लूसिया, ठीक है। 2 इनके बच्चे होते हैं, जॉर्जियो और लूसिया। और इन ट्रिस्टी ही बिगेन टीचिंग इंग्लिश टू इटालो सिवेवो। अब क्या होता है कि ये ट्रिस्टी में जाते हैं मतलब रहने के लिए, और वहाँ पर ही जो जेम्स जॉयस होते हैं वो पढ़ाना शुरू करते हैं, क्योंकि आपने देखा था कि इन्होंने इंग्लिश जो है वो सीखी थी, स्पेशली इनका फोकस जो था वो इंग्लिश के ऊपर था। तो ये इंग्लिश ही पढ़ाना स्टार्ट करते हैं इटालो सिवेवो को। और ही हैड सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स व्हेन ही वाज इन ट्रिस्टी, और क्योंकि इनकी मदर की डेथ हो गई होती है और इनके जो वाइफ होती है वो रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करती, तो इनको जो है वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं। स्पेशली इनकी मदर की डेथ के बाद जब ये ट्रिस्टी में रहने के लिए जाते हैं तो इनको वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैमिली की प्रॉब्लम्स होती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। जॉयस जो हैं वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं अपनी लाइफ से ट्रिस्टी में, और दोबारा वो रोम में शिफ्ट हो जाते हैं 1906 में, हैविंग सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट इन अ बैंक। यानी कि सिर्फ 2 साल ये ट्रिस्टी में रहते हैं जेम्स जॉयस और उनकी वाइफ, और उसके बाद जो है ये रोम मूव कर जाते हैं 1906 में, और वहाँ पे जो जेम्स जॉयस हैं वो एम्प्लॉयमेंट ढूंढते हैं, यानी कि काम करना स्टार्ट करते हैं एक बैंक में।
और 11 जनवरी 1941 में ये अंडरवेंट जाते हैं फॉर अल्सर, यानी कि अल्सर हो जाता है इन्हें, और अल्सर की सर्जरी के लिए 1941 में ये जो है ये सर्जरी के लिए जाते हैं, जिसकी सर्जरी के बाद एट फर्स्ट जो है इनकी जो कंडीशन होती है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है और ये हेल्दी हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि इनकी जो प्रॉब्लम होती है, जो सर्जरी में कोई मसला अगर हुआ होता है तो वो दोबारा से रिलैप्स्ड कर जाता है, यानी कि उनका अल्सर जो है वो दोबारा से कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसकी वजह से सेवरल डेज़ ये जो हैं ये ट्रांसफ्यूजन्स पे रहते हैं और फिर कोमा में चले जाते हैं। ट्रांसफ्यूजन्स का मतलब ये है कि इनको ट्यूब्स के ज़रिए जो है वो खाना वगैरह और जो लिक्विड है वो इनको दिया जाता है और उसके बाद ये कोमा में चले जाते हैं। यानी अल्सर की वजह से ही इनकी सर्जरी होती है 1941 में। वो पहले ठीक होती है लेकिन फिर दोबारा कोई प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से इनकी जो प्रॉब्लम होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है और ये जो हैं ये पहले ट्रांसफ्यूजन्स पे जाते हैं, दैन ये कोमा में चले जाते हैं। अब क्या होता है, 13 जनवरी 1941 में ये उठते हैं 2 बजे के करीब और नर्स से कहते हैं कि मेरी वाइफ को और बेटे को बुलाओ, इससे पहले कि वो दोबारा जो है वो कोमा में चले जाएं। ठीक है, कोमा में होते हैं ना, तो बार बार कोमा में तो आपको पता है इंसान ऐसे पड़ा होता है जिस तरह की एक डेड बॉडी होती है। तो इनकी जब फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि इनका गुड लक ही था कि इनकी दोबारा से आँख खुल जाती है, और जब इनकी आँख खुलती है तो ये नर्स से फ़ौरन कहते हैं कि इनकी वाइफ और इनके सन को बुलाया जाए, इससे पहले कि वो दोबारा अपनी कॉन्शियसनेस जो है वो लूज़ कर जाएं। इनके कैरियर की अगर बात करें तो इनका जो कैरियर था उसमें जॉयस को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी, क्योंकि इनको रिजेक्शन हुई थी बहुत ज़्यादा पब्लिशर से। यानी कि जब ये अपना कोई वर्क लेके जाते थे पब्लिश करवाने के लिए तो उस टाइम वो लोग उस चीज़ को रिजेक्ट कर देते थे। और सेंसर्स भी थे, यानी कि इनको सेंसर्स, आपको पता है जिस तरह टीवी ड्रामा में भी अक्सर आप लोगों की रिलीजन और आप लोगों की जो एक मॉरल कंडक्ट होता है, जो आप लोगों की एक सोसाइटी है, उसकी बेस के ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ों को सेंसर किया जाता है। तो नॉवेल्स में, ये शॉर्ट स्टोरीज़ में भी ऐसे ही होता है कि आप जहाँ पर लिख रहे हो, जिस कंट्री में लिख रहे हो, या जिस आप जब कोई राइटिंग कर रहे हो तो उसके अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे सेंसर किया जाता है। आप हर चीज़ नहीं लिख सकते, और जिस तरह से ये रिबेल थे तो इनकी राइटिंग में ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी जिन्हें सेंसर किया जाता था, जिसकी वजह से ये जो है सप्रेस हुए थे बहुत ज़्यादा। मतलब इनका बहुत ज़्यादा जो मटेरियल था उसको सप्रेस किया गया था सेंसर्स से, और पब्लिशर्स इनको पब्लिश नहीं करने, मतलब इनके जो राइटिंग होती थी उसको पब्लिश नहीं करते थे। बहुत से क्रिटिक्स इनकी राइटिंग के ऊपर जो है वो अटैक करते थे कि ये ऐसे हैं तो वैसे, मतलब आपको पता है क्रिटिक्स का काम ही होता है कि आपने नुक्स निकालने हैं। तो क्रिटिक्स ने इनकी राइटिंग में से भी बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिटिसिज्म इनकी राइटिंग के ऊपर की। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई रीडर्स के दरमियान, जो ये लिखते थे या जिस तरह से भी लिखते थे तो उसमें बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती थी। तो ये बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि काफ़ी सीरियस किस्म की प्रॉब्लम है जो कि जेम्स जॉयस ने सफ़र की ड्यू टू हिज राइटिंग करियर। The rebellion against the church. Joyce was educated by the Jesuits, but he challenged Catholicism. He criticized the fact that church had taken possessions of the way the Irish thought. अच्छा, अब क्या हुआ, क्यों इनको, हालांकि जो जीसस थे, यानी कि जो जीसस को जो फॉलो करते हैं, जो आप कह सकते हैं कि यानी कि जो जीसस को फॉलो करते हैं, जो जीसस को मानते हैं, तो इनको उनसे एजुकेशन मिली थी जेम्स जॉयस को, उनसे उन्होंने मतलब कि इनको एजुकेट किया था, इनको तालीम दी थी। और फिर क्या हुआ, लेकिन जेम्स जॉयस जो थे वो उनके अगेंस्ट रिबेल की जेम्स जॉयस ने। हालांकि वो कैथोलिज्म से रिलेटेड थे, जिन्होंने इनको कैथोलिक रिलीजन से वो जो थे वो लिंक था उनका, जिन्होंने इनको एजुकेट किया। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने कैथोलिज्म के अगेंस्ट ही रिबेल किया। ठीक है ना, इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया इस चीज़ को कि चर्च ने जो है वो तमाम चीज़ों की जो है, या जो जिस तरह से आयरिश लोग जो हैं, यानी कि आयरलैंड में जो लोग रहते हैं, वो जिस तरह से सोचते हैं, जिस तरह से उन्हें सोचना चाहिए, उस चीज़ को पोजेस कर लिया, यानी कि किसी की सोच के ऊपर अपनी हुक्मरानी कर ली है। यानी कि उनकी, जब अब देखें, आप छोटे बच्चे को आप जब एजुकेट कर रहे होते हैं ना, तो उसको एजुकेट आप जब कर रहे होते हो तो उसी टाइम आप उसका माइंड बिल्डिंग कर रहे होते हो। तो अगर आपने उनकी अगर वे ऑफ थिंकिंग की पोजेशन करनी है, यानी कि वो जिस तरह सोचता है या आप उसको जिस तरह से चाहते हो कि वो सोचे, तो आप लोग क्या करते हो, आपको उसको स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही उसको वैसी ट्रेनिंग देते हो। और जेम्स जॉयस का कहना यही था कि जब कैथोलिक जो हैं, यानी कि जो जीसस हैं, जो जीसस के फॉलोअर्स हैं, जब वो एजुकेट करते हैं तो वो इस तरह से एजुकेट करते हैं कि जो उनको मानने वाले, यानी कि जो उनसे एजुकेशन ले रहे होते हैं, जो उनको फॉलो कर रहे होते हैं, उनकी जो थिंकिंग प्रोसेस होती है वो उसको पोजेस कर लेते हैं और उसको अपनी तरह से मोल्ड करते हैं कि फिर वो उसी स्टाइल में सोचते हैं जिस तरह से जीसस जो चाह रहे होते हैं वो चाहते हैं। ठीक है ना।
He was almost blind, but he had developed his hearing skills, so to him the words used became very important. फिर क्या हुआ था, ये जो है तकरीबन जो है इन्होंने अपनी जो आप कह सकते हैं बिनाई जो थी, यानी कि इनकी जो नज़र थी वो तकरीबन ख़त्म हो गई थी, लेकिन इनकी नज़र ख़त्म होने के साथ साथ इनके जो हेयरिंग स्किल्स थे, यानी कि सुनने की जो क़ुव्वत थी, वो इनकी बहुत इन्होंने पॉलिश कर ली थी, और इसी वजह से इनके जो वर्ड्स थे वो इनके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते थे. द सेटिंग ऑफ मोस्ट ऑफ हिज वर्क्स. अगर हम सेटिंग की बात करें तो सेटिंग ज़री बात है, ये आयरलैंड से बिलोंग करते थे, तो इनकी जो सेटिंग होती थी उसमें आयरलैंड और स्पेशली डबलिन जहाँ पे ये रहते थे, पैदा हुए थे, वहीं जो स्टोरी होती थी या जब भी कोई राइटिंग करते थे तो सेटिंग जो होती थी अक्सर आयरलैंड में और डबलिन ही दिखाई जाती थी. और इन्होंने ये मैंने अभी आपको बताया कि ये जो है रिबेल किया था उन्होंने कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट, तो इनकी जो सेटिंग होती थी वो उसी तरह से फिर होती थी कि रिबेल्स दिखाए जाते थे, रिबेलियन दिखाई जाती थी, ठीक है ना. डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आप कह सकते हैं कि इन्होंने तमाम जो है वो फैक्ट्स, ये लोग जब ये कोई फैक्ट देखते थे ना, कोई प्रॉब्लम देखते थे, कोई चीज़ देखते तो उसको हर डिफरेंट, यानी कि एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एक ही बंदा की बात सुन के नहीं मान लेते, बल्कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो हैं वो सुनते थे, उनको उन डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ के ज़रिए समझने की कोशिश करते थे और फिर उसको जो है वो आप कह सकते हैं कि वो मानते थे या एक्सेप्ट करते थे. ग्रेटर इंपॉर्टेंस गिवन टू द इनर वर्ल्ड ऑफ द कैरेक्टर्स. इनकी जो सेटिंग होती थी उसमें ये दिखाया जाता था कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ को साइमल्टेनियसली आपके सामने पेश किया जाता था, यानी कि एक व्यू नहीं, 2-3 व्यूज़ जो हैं वो एक ही वक्त में आपको अपनी राइटिंग के ज़रिए ये आपके सामने प्रेजेंट करते थे. और इनकी जो राइटिंग होती थी उसमें क्या होता था, एक कैरेक्टर होता था, उसके अंदरूनी ख़यालात, अंदरूनी उसकी जो सोच होती थी या जो वो फीलिंग्स होती थी वो ज़्यादा आपके सामने दिखाई जाती थी एज़ कम्पेयर टू द एक्सटर्नल कैरेक्टर. यानी बाहर के कैरेक्टर्स के साथ उसका क्या लिंक है या किस तरह का है, ये आपको इतना नहीं दिखाया जाता था जितना कि वो अंदर कैसे सोचता है, वो कैसे काम करता है या वो क्या करना चाह रहा है, उसकी क्या फीलिंग्स हैं, इसके ऊपर जेम्स जॉयस का ज़्यादा फोकस होता था. इनर कैरेक्टर के ऊपर, इनर वर्ल्ड ऑफ द कैरेक्टर के ऊपर इनका ज़्यादा फोकस होता था. टाइम परसीव्ड एज सब्जेक्टिव, हिज टास्क टू रेंडर हिज लाइफ ऑब्जेक्टिविटी. तो ये हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि सब्जेक्टिविटी और या सब्जेक्टिव क्या होता है और ऑब्जेक्टिविटी या ऑब्जेक्टिव क्या होता है. तो सब्जेक्टिव ये होता है कि इसे, यानी कि टाइम जो होता था जेम्स जॉयस वो अपनी फीलिंग्स के लिहाज से, अपनी थॉट्स के लिहाज से जो है वो दिखा देते थे. कोई भी टाइम वो अपनी मर्जी से जो है वो दिखाते थे, यानी कि परसीव किया जाता था सब्जेक्टिवली कि कोई भी टाइम जो है वो दिखा दिया जाता था, कोई भी वक्त आपको दिखा दिया जाता था सेटिंग के अंदर अपने वर्क्स की. लेकिन इनका जो टास्क होता था, जो मेजर टास्क ये अपनी राइटिंग में दिखाते थे वो होता था ऑब्जेक्टिविटी, यानी लाइफ को ऑब्जेक्टिवली आपके सामने जो है ये प्रेजेंट करते थे जेम्स जॉयस. अब ऑब्जेक्टिवली का क्या मतलब है? ऑब्जेक्टिवली का सिंपल सा मतलब ये है कि कोई ये अपनी राइटिंग से या पर्सनल फीलिंग्स और ओपिनियंस से जो है वो बायस्ड नहीं होते थे, ठीक है. ये आप लोगों को एक ओवरऑल या जनरल या यूनिवर्सल चीज़ दिखाते थे, उसमें अपनी फीलिंग्स या इमोशंस या ओपिनियंस जो हैं वो शामिल नहीं करते थे, या जो ये राइटिंग करते थे उसके ऊपर अपनी फीलिंग्स या इमोशंस या ओपिनियंस जो हैं वो हावी नहीं होने देते थे, ठीक है ना. तो ऑब्जेक्टिव व्यू ऑफ लाइफ ये आपको देते थे. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ जॉयस वर्क्स इज आइसोलेशन एंड डिटैचमेंट ऑफ द आर्टिस्ट फ्रॉम द सोसाइटी. और इम्पॉर्टेंट फीचर अगर हम देखें तो वो क्या था कि ये दिखाते थे कि इनकी जो है ना, मतलब इनकी अपनी जेम्स जॉयस जो हैं उनकी जो है वो आइसोलेशन होती थी आर्टिस्ट की. ये दिखाते थे कि आर्टिस्ट जो है या ये ख़ुद जो होते थे डिटैचमेंट दिखाते थे सोसाइटी से, आइसोलेशन दिखाते थे, मतलब सोसाइटी से अलग रहते थे. सोसाइटी को जब ये प्रेजेंट करते थे तो सोसाइटी को इस तरह से प्रेजेंट करते थे तो उसमें अपनी ओपिनियंस, अपनी फीलिंग्स जो हैं वो शामिल नहीं करते थे. और यही इनका फीचर था राइटिंग का, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. यानी कि जब ये सोसाइटी को या लाइफ को डिपिक्ट करते थे जेम्स जॉयस, तो उसमें अपनी फीलिंग्स और ओपिनियंस नहीं दिखाते थे, बल्कि ये उससे डिटैच रहते थे, आइसोलेट रहते थे, जो भी चीज़ लिटरेरी पीस या लिख रहे होते थे उससे. स्टाइल ऑफ नरेशन की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो अपने नॉवेल्स में यूज़ की. तो जो ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक राइटिंग टेक्निक है, हमारे जो जेम्स जॉयस थे ये इसके पायोनियर्स थे. मींस कि जो पहले लोग जिन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस अपनी राइटिंग में यूज़ करना स्टार्ट की, या वो लोग जिन्होंने सबसे पहले स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज़ करना स्टार्ट किया अपनी राइटिंग में, उनमें जेम्स जॉयस का नाम भी आता है. लेकिन अगर हम देखें कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का
जो टर्म है इसको इंट्रोड्यूस किसने करवाया, तो वो इंट्रोड्यूस करवाया था विलियम जेम्स ने, ठीक है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की जो टर्म है इसको इंट्रोड्यूस करवाया था विलियम जेम्स ने, लेकिन वो लोग जिन्होंने सबसे पहले अपनी राइटिंग में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को यूज़ किया उनमें जेम्स जॉयस भी का नाम भी इंक्लूड किया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जब मैंने आपको कहा था ना कि इनर वर्ल्ड ऑफ कैरेक्टर, यानी कि वो क्या चीज़ थी, वो ये चीज़ थी कि आप जो हो वो कैरेक्टर की जो आप जब राइटिंग आप करते हो तो वो इस तरह से करते हो कि आप कैरेक्टर की थॉट्स, फीलिंग्स और रिएक्शंस जो हो वो उनको डिपिक्ट करते हो, वो दिखाते हो, कंटिन्यूस फ्लो दिखाते हो उसका, और वो जो है वो ऑब्जेक्टिविटी के साथ दिखाते हो आप, जो यानी कि थॉट्स, फीलिंग्स और कैरेक्टर्स हैं ना, फीलिंग्स हैं, ओपिनियंस हैं, थॉट्स हैं किसी भी कैरेक्टर की, किसी भी कैरेक्टर का जो इनर वर्ल्ड है वो आप उसका कंटिन्यूस फ्लो दिखाते हो। जब मैंने आपको कहा था कि एक्सटर्नल वर्ल्ड से ज़्यादा इनर वर्ल्ड ऑफ द कैरेक्टर जो था उसके ऊपर फोकस करते थे, वही स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस होती है कि आप कैरेक्टर की फीलिंग्स दिखा रहे हो, आप कैरेक्टर की थॉट्स दिखा रहे हो, ओपिनियंस दिखा रहे हो, ठीक है ना। तो यही स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस होती है। एंड अ न्यू टाइप ऑफ पोइट्री कॉल्ड प्रोज पोइम, और इन्होंने यूज़ की थी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ साथ एक न्यू टाइप ऑफ पोइट्री, न्यू स्टाइल ऑफ पोइट्री जिसका नाम है प्रोज पोइम, ठीक है ना। द स्टाइल ऑफ नरेशन ऑफ द नॉवल इज़ कॉल्ड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, यानी कि जो नॉवल में इनका स्टाइल ऑफ नरेशन होता था, स्टाइल ऑफ नरेशन का मतलब है कोई भी बात बताने का, ये नॉवल जब ये नरेट करते थे या लिखते थे तो वो इस तरह से लिखते थे कि उसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक होती थी। अगर आपने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक जो है वो देखनी है तो वर्जीनिया वुल्फ के वर्क्स में भी बहुत ज़्यादा है। वैसे तो आप अरेबी शॉर्ट स्टोरी है जब वो रीड करेंगे, लेकिन अगर आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है तो वर्जीनिया वुल्फ का नॉवल टू द लाइट हाउस पढ़ लें, उसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा है, मतलब कैरेक्टर की थॉट्स, फीलिंग, सब तमाम चीज़ें जो है उनके ऊपर ही सारा फोकस है। Another stylistic technique for which Joyce is noted is epiphany, यानी कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ साथ जो एक और टेक्निक इन्होंने यूज़ की थी वो थी एपिफेनी। अब एपिफेनी क्या होती है? रिवील्स अ मोमेंट इन विच अ कैरेक्टर मेक्स अ सडन प्रोफाउंड रियलाइजेशन, यानी कि अचानक ही बैठे बैठे आप कुछ सोच रहे होते हैं, क्योंकि सोच दिखाई जाती है ना इंसान की कि वो उसको फीलिंग्स क्या आ रही हैं, थॉट्स क्या आ रही हैं। तो ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ साथ जो दूसरी इन्होंने एक स्टाइलिस्टिक टेक्निक अपनी लिटरेरी राइटिंग में यूज़ की थी वो है एपिफेनी। तो एपिफेनी में क्या होता है कि बैठे बैठे जब आप सोच रहे होते हैं तो सोचते सोचते आप पे एक रियलाइजेशन होती है, ओह तो इस, यानी कि अगर आपकी कज़न ने या आपकी फ्रेंड ने आपको कोई बात कही है और आपने उस टाइम उसको लिटरल मीनिंग में ले लिया है, लेकिन जब आप घर जाते हो और उसके बारे में सोचते हो तो सोचते सोचते आप पे सडन रियलाइजेशन, अच्छा तो उसका तो ये मतलब था, मुझे तो अब समझ आया है। तो दैट इज़ एपिफेनी, ठीक है ना। सडन रियलाइजेशन हो जाती है आपको। अब प्रोफाउंड रियलाइजेशन तो आपको नहीं हो सकती ना, क्योंकि प्रोफाउंड का मतलब होता है वेरी ग्रेट या इंटेंस। तो ये नॉवेल्स में हो जाती है, या कोई बहुत ही क्रिटिकल किस्म की बात हो तो उसमें हो जाएगी, वरना डेली लाइफ में, रियलिटी में तो आपको छोटी मोटी बात की रियलाइजेशन होती है, सडन रियलाइजेशन हो जाती है। लेकिन नॉवेल्स में दिखाते थे कि बहुत ज़्यादा सडन और प्रोफाउंड, यानी कि इंटेंस किस्म की कोई बात होती थी जो फ़ौरन से समझ आ जाती थी, रियलाइजेशन हो जाती थी उसकी कि अच्छा तो ये तो ऐसे था। अच्छा, वेदर प्रॉम्प्टेड बाय एन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट और वॉइस फ्रॉम विद इन, और ये किस तरह से होती है कि कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट देख के आपको सडन जो है वो या प्रोफाउंड रियलाइजेशन हो जाती थी, या फिर वही बात है कि आपको कोई इनर वॉइस आपकी होती थी जो कि आपको जो है आपको बताती थी कि अच्छा, यानी सोचते सोचते आपको ख्याल आता, अच्छा ये तो ऐसे है, इसको तो ऐसे होना चाहिए था। दैट क्रिएट्स अ चेंज और हिज और हर परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो सडन रियलाइजेशन होती थी ये क्यों होती थी? ये इसलिए होती थी कि फिर जो है जो कैरेक्टर होता था उसकी जो परसेप्शन होती थी वर्ल्ड की वो बिल्कुल चेंज हो जाती थी। यानी अगर पहले वो और तरह से सोच रहा था तो जैसे ही उसको वो सडन रियलाइजेशन होती है तो उसकी जो परसेप्शन होती है, उसकी जो वर्ल्ड को जिस तरह से लेता है, वर्ल्ड को जिस तरह से वर्ल्ड के बारे में सोचता है, वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती थी, चेंज हो जाती थी। मेजर वर्क्स की अगर हम बात करें जेम्स जॉयस की, तो जो मेजर वर्क्स हैं जेम्स जॉयस में, उनमें पोइम्स में अगर हम देखें तो चैम्बर म्यूज़िक है, एग्जाइल्स है प्ले इनका, यानी कि ड्रामा आप कह सकते हैं। लाइसेंस इनका नॉवल बहुत फेमस है जो कि 1922 में इन्होंने जो है वो लिखा था। डब्लिनर्स, जिस तरह मैंने कहा था ना इनकी जो सेटिंग होती है वो डब्लिन होती है अक्सर ही, तो वो डब्लिनर्स शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, इसके अंदर काफ़ी सारी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं और ये पब्लिश की गई थी 1914 में। पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, ये भी बहुत फेमस नावल है इनका, और ये आई थिंक नावल है जी, ये भी बहुत फेमस नावल है जेम्स जॉयस का, पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। ये 1916 में इन्होंने लिखा था, और ये और जो उलाइसिस है, ये दोनों नावल्स जो हैं बहुत फेमस हैं। उसके बाद है फिनिगन्स वेक्स, ये भी इन्होंने लिखा था 1938 में।
I hope each and everything is clear. If you have any questions, you can ask me. Thank you.